अर्जुन नाराज होते हुए कहता है, आपके कहने का मतलब क्या है? अर्जुन जी, मुझे इनसे डील करने दीजिए, अमर गहरी आवाज में बोलता है। फिर वह विराज की तरफ बढ़ता है और गुर्राते हुए कहता है, अगर तुमने हमें यहां से जाने से रोका तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब अमर को लोगों ने विराज के खिलाफ खड़े होते देखा तो वे बहुत खुश हुए। अमर जी, इस दुष्ट को अपने बाजुओं की ताकत दिखाइए। एक बाहर का आदमी हम आचार्यों का लीडर बनेगा? इसने सोचा भी कैसे? इसे सबक सिखाना ही होगा। इसे हम कामयाब नहीं होने देंगे। अमर उस समय बहुत गुस्से में था, क्योंकि विराज किसी भी कीमत पर उन्हें वहां से जाने देना नहीं चाहता था। इसलिए कोई चारा न देखकर वह उस पर वार करने के लिए आगे बढ़ने लगा। उसका पंच बहुत ताकतवर था, क्योंकि अमर साधारण आदमी नहीं था, उसे मार्शल आर्ट्स आती थी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने बचकाने वार से मुझे हरा पाओगे? विराज झटके से वहां से हट जाता है और अगले ही पल अमर के पीछे खड़ा दिखाई देता है। इससे पहले कि अमर अगला वार कर पाता, विराज एक सुनहरा पत्थर निकालता है और उसकी पीठ पर जोर से मार देता है। इनकी गति बहुत तेज है, श्रुति हैरानी से बोलती है। उस समय अमर पत्थर लगने के बाद अपनी जगह पर जम जाता है। वह बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था, जैसे किसी ने उस पर वशीकरण कर दिया हो। वह केवल अपनी आंखें हिला पा रहा था, बाकी शरीर बिल्कुल जड़ हो चुका था। विराज उसे इस हालत में देखकर मुस्कुराते हुए चिल्लाता है, अपने घुटनों पर झुको, मेरे पैरों पर गिरो। अचानक अमर जमीन पर गिर जाता है, फिर अपने चारों पैरों पर गिरकर विराज के पैरों पर सिर रख देता है। अमर जी! अर्जुन उनकी ऐसी हालत देखकर चिल्लाता है। सभी लोग हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। इस समय अमर विराज के वश में था। उसे न चाहते हुए भी विराज के हर आदेश को मानना पड़ रहा था। विराज का जादू इतना ताकतवर था। अमर उस समय अपने चारों पैरों पर खड़ा था। वह बहुत हताश और गुस्से में लग रहा था, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके शरीर पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था। वह गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तुम एक दुष्ट इंसान हो। तुमने मुझ पर कैसा जादू किया है? विराज उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम में मुझसे लड़ने की काबिलियत नहीं है। मैं तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हूं। मुझे कोई हरा नहीं सकता। मैं चाहता हूं कि तुम एक कुत्ते की तरह भौंको। उसकी बात सुनकर अमर घबरा जाता है और अपने मुंह को बंद रखने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इस समय उसके शरीर पर उसका बस नहीं था। अगले ही पल वह भौंकने लगता है। अर्जुन उसकी हालत देखकर इतना शॉक्ड होता है कि वह लगभग चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाता है। अमर 60 साल का आदमी था, लेकिन इस समय वह अपने चारों पैरों पर खड़ा कुत्ते की तरह भौंक रहा था। यह दृश्य बहुत ही विचित्र था, लेकिन उस समय वहां एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। सभी लोग बुरी तरह डरे हुए थे। विराज ने कुछ ही मिनटों में 2 विशेषज्ञों को हरा दिया था। उसमें इतनी ताकत कैसे है? यह वशीकरण तकनीक है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। मुझे तो लगा था यह तकनीक अब खो चुकी है, नमन बोलता है। लोगों में हलचल मच जाती है। किसी ने नहीं सोचा था कि कोई आज भी इस तकनीक को जानता होगा। अमर को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। वह इस समय मरना चाहता था। तभी विराज अपना हाथ हिलाता है और अमर जमीन पर गिर जाता है। उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया था। उस समय उसे खुद पर बहुत शर्म आ रही थी। दक्ष हंसते हुए पूछता है, क्यों अमर जी, अब आपको हार स्वीकार है या नहीं? और क्या आप हमारी बात मानने के लिए तैयार हैं या नहीं? अमर आंखें नीचे करके दांत पीसते हुए कहता है, हां, मुझे अपनी हार स्वीकार है। तुम जीत गए। उसकी हार मानने के बाद किसी के पास कुछ कहने के लिए नहीं बचा था। ऐसा लग रहा था कि विराज उन सभी का लीडर बन जाएगा और उन्हें हमेशा उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। इस समय विराज मुड़ता है और अर्जुन की तरफ देखते हुए कहता है, लड़के, तुमने कल सिंह हवेली में नीलामी के दौरान कीमती सीपी मुझसे छीनी थी, जिसे मैं लेना चाहता था। अब तुमने मेरी ताकत और जादुई हुनर देखी है। क्या अब भी तुम मुझसे लड़ना चाहोगे? अर्जुन कंधे उचकाते हुए कहता है, सिर्फ 2 लोगों को हराने के बाद ही तुम्हें यकीन हो गया कि तुम्हें कोई हरा नहीं सकता? श्रुति उसे खींचकर एक कोने में ले जाती है और धीरे से कहती है, अर्जुन, विराज से दुश्मनी मत करो। वो बहुत ताकतवर है।
तुम उसका सामना नहीं कर पाओगे। विराज मुंह बनाते हुए कहता है, तुम बहुत नासमझ हो लड़के। क्या तुम में हिम्मत है मुझसे लड़ने की? ठीक है, अब तुम्हारे और मेरे बीच मुकाबला होगा। अगर तुम हार गए तो कीमती सीपी मुझे वापस करोगे और मेरे सामने घुटनों पर गिरकर माफी मांगोगे। अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, मुकाबला? आपको क्या लगता है कि आप मुझसे मुकाबला करने के लायक हैं? सभी के चेहरे पर गंभीरता थी। इस लड़के में तो बहुत साहस है जो ऐसे विराज जी से बोल रहा है। क्या उसे अपनी जान प्यारी नहीं? वहां एकदम सन्नाटा था। श्रुति भी हैरान थी। उसे पता था कि अर्जुन की बातों से वहां का माहौल किसी भी पल और भड़क सकता है। विराज को गुस्सा आ गया। वह अर्जुन के पास आता है और उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, मैं कई लोगों से मिला हूं, पर तुम जैसा घमंडी कोई नहीं मिला। लड़के, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, तुम होते कौन हो मेरी जिंदगी और मौत का फैसला करने वाले? क्या तुम भगवान हो? जो तुम कहोगे वही होगा। उसकी बात सुनकर विराज उसे घूरता है। तभी कुछ लोग आक्रामक अंदाज में वहां आ जाते हैं। दोस्तों, पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि विराज न केवल पारितोष को मुकाबले में हरा देता है, बल्कि उसे सबके सामने जलील भी करता है। अब उसका अगला निशाना अर्जुन था। वह चमत्कारी सीपी लेना चाहता था जो अर्जुन ने नीलामी में जीती थी। लेकिन अर्जुन उससे बिल्कुल नहीं डरता और उसकी बेइज्जती कर देता है। तभी वहां कुछ आक्रामक लोग पहुंचते हैं। अब आगे उन आदमियों के झुंड में सबसे आगे अमर था। जैसे ही अमर अर्जुन को देखता है, वह चिल्लाते हुए कहता है, अर्जुन, झूठे, मक्कार, तुमने मेरे परिवार को मदद करने के बहाने धोखा दिया है। तुमने हमारे परिवार के पैसों से अपने लिए कीमती सामान खरीदा है। शुक्र है विराज जी ने हमें तुम्हारे धोखे के बारे में समय पर बता दिया। अभी हमारे पैसे वापस करो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि नमन और श्रुति भी वहां पहुंच गए। अमर की बात सुनकर नमन को बहुत शर्मिंदगी होती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन नमन की तरफ देखता है, लेकिन कुछ नहीं बोलता। उसकी नजरें ही नमन को असहज कर देती हैं। नमन आगे बढ़कर अमर के सिर पर हल्के से मारता है और फिर अर्जुन से कहता है, अर्जुन जी, असल में बात यह है। इसके बाद नमन सारी बात अर्जुन को बता देता है। नीलामी के बाद उनके घर में क्या हुआ, कैसे हालात बिगड़े, सब कुछ। अर्जुन सब कुछ सुनता है और त्योरियां चढ़ाते हुए रूखे स्वर में कहता है, बस 100 करोड़ रुपये की बात है ना? अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं और पैसे देने का पछतावा है तो आप जब कहें मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। नमन घबराकर कहता है, नहीं नहीं अर्जुन जी, ऐसा मत कहिए। मेरे परिवार के लिए आपने इतना कुछ किया है, मैं आपसे पैसे कैसे मांग सकता हूं? मैं तो यहां सिर्फ आचार्यों से मिलने आया था। नमन असमंजस में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अर्जुन वाकई महान है या चालाक, लेकिन वो काफी होशियार था, इसीलिए तुरंत कोई कदम नहीं उठाना चाहता था। वो ऊपर ऊपर अर्जुन की तारीफ करता रहा, लेकिन उसकी आवाज में हिचकिचाहट साफ झलक रही थी। वह चाहता था कि इस मामले में विराज उसकी मदद करे। नमन बोला, मैं इस मामले में कोई दखल नहीं देना चाहता। आप लोग जो बात कर रहे थे उसे जारी रखें। अमर कुछ बोलना चाहता था, लेकिन नमन की तीखी नजरों के बाद वह चुप हो गया। विराज मुस्कुराते हुए बोला, नमन जी, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। मैं जानता हूं कि श्रीकांत परिवार अभी एक कठिन दौर से गुजर रहा है। मुझे यह भी पता है कि अर्जुन ने आपकी मदद करने की कोशिश की थी। आज अर्जुन और मेरे बीच मुकाबला होगा, ये देखने के लिए कि कौन आप पर मंडरा रहे बुरे साए को हटाने में सक्षम है। अर्जुन, अगर तुमने मेरा चैलेंज नहीं स्वीकार किया तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। अर्जुन तीखे स्वर में बोला, ठीक है, अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर दूंगा। जब विराज ने देखा कि अर्जुन पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो उसने गुस्से से दक्ष से कहा, जाओ, मेरे लिए चंदन की लकड़ी, एक हवन कुंड और लोहे का लंबा टुकड़ा लेकर आओ। दक्ष तुरंत चला गया और कुछ ही देर में सब सामान ले आया। विराज ने चंदन की लकड़ियों को हवन कुंड में जलाया। जल्द ही धुआं हवा में फैल गया। फिर उसने लोहे का टुकड़ा हाथ में लिया और मंत्र पढ़ने लगा। तभी उसके पास खड़े नमन को चक्कर आने लगे। उसने थोड़ी देर तक बर्दाश्त किया और फिर बोला, विराज जी, मुझे कब तक सहना पड़ेगा?
विराज शांत भाव से बोला, आपके परिवार पर जो बुरा साया मंडरा रहा था उसकी वजह से आपके शरीर में बहुत सी नकारात्मक ऊर्जा है, इसलिए मेरे जादू का असर दिखने में समय लगेगा। कृपया थोड़ी देर और सहन करें। नमन अब बर्दाश्त से बाहर था। उसके सिर में दर्द और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी छाती से गर्म ऊर्जा निकल रही है और उसका दिल एक मजबूत कवच से घिर गया है। नमन चौंक गया। क्या ये अर्जुन द्वारा दिया गया ताबीज है? विराज को इसकी भनक नहीं थी। उसने अपने मुंह में पानी भरा, लोहे के टुकड़े पर थूका और मंत्र पढ़ते हुए धुएं को चीर दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, नमन को लगा जैसे उसके सिर पर 1000 हथौड़े पड़ रहे हों। उसके मुंह से खून बहने लगा। अमर डर के मारे अपने पिता के पास भागा और बोला, पापा। इस समय नमन का चेहरा पीला पड़ चुका था। वह बोल भी नहीं पा रहा था। अमर घबराकर बोला, विराज जी, मेरे पापा को क्या हो गया? विराज बेफिक्र होकर बोला, श्रीकांत परिवार में जो नकारात्मक ऊर्जा थी उसे निकालने के लिए मुझे बहुत ताकतवर और खतरनाक मंत्र का इस्तेमाल करना पड़ा। जो खून निकला है वो नकारात्मकता थी। अब सब ठीक है। अब नमन को राहत महसूस होने लगी थी। उसकी हालत सुधर रही थी। अमर भी खुद को अलग महसूस कर रहा था। उसी समय स्वप्निल बुदबुदाया, विराज जी सच में बहुत काबिल हैं। उन्होंने इतनी आसानी से श्रीकांत परिवार के ऊपर मंडरा रहे बुरे साए को हटा दिया। दोस्तों, पिछले चैप्टर में आपने देखा कि अर्जुन अमर को मोहरा बनाकर अभय को हराने और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। वह अपने मंत्रों की ताकत से उनके परिवार पर मंडरा रहे बुरे साए को खत्म कर देता है। अब आगे वहां बैठे सभी लोग बड़े बड़े आचार्य थे। कोई भी बता सकता था कि अर्जुन ने सच में धीरज वर्मा के परिवार पर मंडरा रहे बुरे साए को भगा दिया था। इसलिए सभी लोग अर्जुन को बड़े आदर से देख रहे थे। पापा, मैं आपको वहां कुर्सी पर बिठा देता हूं। अमर अपने पापा का हाथ पकड़कर उन्हें कुर्सी पर ले जाता है। तभी अचानक वह पीछे मुड़ता है और अभय को घूरते हुए कहता है, अब भी तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि जल्द से जल्द धीरज वर्मा परिवार का सारा पैसा लौटा दो। अभय कहता है, मुझे तुम्हारे पैसे लौटाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी ही तुम्हारे पापा की मौत होने वाली है। क्या? नमन हैरानी से चिल्लाता है। अभय रूखेपन से उसकी तरफ देखते हुए कहता है, अपनी हथेली पर देखो, क्या तुम्हें वहां एक लाल रंग की रेखा दिखाई दे रही है? नमन डरते हुए अपनी हथेली को देखता है और शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि सच में उसकी हथेली पर एक लाल रेखा बनी हुई थी, जो उसकी जीवन रेखा से जुड़ी होकर कलाई तक फैली हुई थी। ये क्या है? ये रेखा पहले तो नहीं थी। अभय कहता है, ये तुम्हारी जीवन रेखा है। अर्जुन तुम्हारे परिवार से बुरा साया इतनी आसानी से इसलिए हटा पाया क्योंकि इसके बदले उसने तुम्हारी जान को दांव पर लगाया है। अगले 3 दिनों में ये रेखा कोहनी तक पहुंच जाएगी और जैसे ही ऐसा होगा तुम्हारी उसी समय मौत हो जाएगी। यह सुनकर सभी स्तब्ध रह जाते हैं। अमर डरते हुए अर्जुन के पास जाकर जमीन पर गिर जाता है और हाथ जोड़कर कहता है, अर्जुन जी, मेरे पापा को बचा लीजिए। अर्जुन रूखेपन से कहता है, मैं अपना जादू प्रयोग कर चुका हूं, अब मैं इसे वापस नहीं ले सकता। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैंने पूरे परिवार की जगह केवल तुम्हारे पापा की जान को दांव पर लगाया है। यह सुनकर श्रुति का चेहरा पीला पड़ जाता है। वह थोड़ी देर सोचकर अभय के पास जाती है और उसके पैरों पर गिरकर कहती है, प्लीज अभय जी, मेरे पापा को बचा लीजिए। अभय उसे देखता है और फिर कहता है, क्यों? जब तुम लोगों को अर्जुन पर मुझसे ज्यादा भरोसा था तब मेरी जरूरत नहीं थी। अब मुझसे मदद क्यों मांग रहे हो? श्रुति की आंखें रोने की वजह से लाल थीं। वह कहती है, आपकी मदद के बदले आप मुझसे जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूं। अभय हंसते हुए कहता है, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। अब नमन भी अभय के पैरों में गिर जाता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अंधा हो गया था। इस अमर ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। इतना कहकर वह अमर को खींच कर लाता है और जोर से तमाचा मारता है। श्रुति फिर अभय के पैर पकड़कर विनती करती है। अभय उसकी हालत देखकर पिघल जाता है। ठीक है, अब तुम खड़ी हो सकती हो। मैं सिर्फ तुम लोगों को डरा रहा था। सौभाग्य से नमन जी ने मेरा दिया हुआ ताबीज पहना हुआ है, उन्हें कुछ नहीं होगा।
नमन अपनी हथेली देखता है और पाता है कि लाल रेखा धीरे धीरे गायब हो रही है। अर्जुन को मेरे ताबीज की शक्ति से लड़ने के लिए अभी और मेहनत करनी होगी। अब सब लोग राहत की सांस लेते हैं और अमर भी अभय से माफी मांगता है। अभय कहता है, आप लोग भाग्यशाली हैं कि आपने वो ताबीज पहना हुआ है, नहीं तो मैं भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाता। अब वो अर्जुन की ओर मुड़ता है। रिजल्ट तुम्हारे सामने है, क्या तुम अपनी हार स्वीकार करते हो? अर्जुन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मुझे घमंड नहीं, आत्मविश्वास है, अर्जुन चिल्लाया। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं। अगर तुम वो सीपी मुझे दे दो और घुटनों के बल माफी मांग लो तो मैं तुम्हें अभी माफ कर सकता हूं। वो अपने सहायक से एक बॉक्स मंगवाता है। बॉक्स खुलते ही हजारों लाल रंग की बड़ी मक्खियां बाहर निकलती हैं और मेज पर रखे मांस पर टूट पड़ती हैं। जल्द ही मक्खियां खाना बर्बाद कर देती हैं और वहां से और मक्खियां निकलने लगती हैं। एक कबूतर पर हमला करके वो उसे मार देती हैं। अब ये मक्खियां वहां मौजूद लोगों की ओर आंधी की तरह बढ़ने लगती हैं। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। ऋचा पूछती है, ये क्या है? स्वप्निल जवाब देता है, ये काला जादू है। इन मक्खियों को एक नवजात बच्चे के शरीर से पैदा किया गया है। अब अर्जुन की क्रूर हंसी गूंजती है, पर अब अभय सामने आता है। उसके हाथ में वो तड़ित अस्त्र है जो उसने समुद्री सीपी से बनाया था। उससे तेज रोशनी निकल रही थी। अर्जुन दंग रह जाता है। ये कैसे हो सकता है? अभय आसमान की ओर अस्त्र करता है और मंत्र पढ़ता है। बिजली गिरती है, मक्खियां झलकर राख हो जाती हैं और बारिश शुरू हो जाती है। लोग डर के मारे अभय के सामने घुटनों पर बैठ जाते हैं। अर्जुन अब डर से कांप रहा था। वो बॉक्स लेकर भागने लगता है, लेकिन अभय उसे पकड़ लेता है। तुमने एक बच्चे के शरीर का प्रयोग काले जादू के लिए किया, ये माफी के लायक नहीं है। शैतान को सजा भगवान देता है, तुम्हें अपनी सजा मंजूर है। अर्जुन कुछ नहीं कह पाता। बिजली गिरती है और अर्जुन का शरीर झलकर राख हो जाता है। अभय अपनी आंखें बंद करता है, अस्त्र को माथे से लगाकर जेब में रख लेता है। तूफान रुक जाता है, लेकिन वहां मौजूद सभी लोग अब भी उसे देख रहे थे, जैसे कोई देवता उनके सामने खड़ा हो। दोस्तों, पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि विराज अर्जुन के साथ मुकाबले में श्रीकांत परिवार के ऊपर मंडरा रहे बुरे साए को भगाने के लिए नमन की जान दांव पर लगा देता है, लेकिन अर्जुन के दिए ताबीज की वजह से उसकी जान बच जाती है। इससे गुस्से में आकर विराज काले जादू से अर्जुन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन उसे अपने जादू से मार देता है। अब आगे। उस समय अमर का शरीर बुरी तरह कांप रहा था। उसके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं था। अगर अर्जुन ने उस पर बिजली से हमला किया होता तो वह कब का मर चुका होता। वो समझ गया था कि अर्जुन की दया की वजह से वह अभी जिंदा था। अर्जुन जी, आप भगवान हो। नमन की आवाज ये बात कहते कहते कांपने लगी थी। वो उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। उस समय दक्ष भी बुरी तरह डरा हुआ था। वो भी जमीन पर गिरकर अर्जुन से माफी मांगते हुए कहता है, अर्जुन जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं विराज की बातों में आ गया था और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं क्या कर रहा था। जो कुछ मैंने कहा या किया उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। अब से आप जैसा कहोगे वही होगा। आपको कभी भी कुछ भी काम हो, आप मुझसे बेझिझक कह सकते हैं। अर्जुन उसे एक पल के लिए देखता है, फिर बिना कुछ कहे मुड़ जाता है। स्वप्निल तभी आदर से कहता है, सभी आचार्यों के गुट का नेता बनने योग्य केवल अर्जुन है। उसने अपनी क्षमता से साबित कर दिया कि वो कितना काबिल है। अब से हम सभी अर्जुन जी के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। थोड़ी देर पहले वहां मौजूद सभी लोग नेता की स्थिति को हासिल करने के लिए लड़ रहे थे, लेकिन अब किसी को अर्जुन के नेता बनने से कोई ऐतराज नहीं था। उन्होंने अर्जुन जैसी काबिलियत किसी में नहीं देखी थी, जो तूफान और बिजली को एक पल में नियंत्रित कर सकता हो। उसकी शक्तियां उनकी कल्पना से परे थीं। जब वो विराज का जला हुआ शरीर देखते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि अर्जुन की ताकत उन सबसे ज्यादा थी। इसलिए वो अर्जुन को अपना नेता बनाना चाहते थे, ताकि वो उन्हें सही सलाह दे सके और मार्गदर्शन कर सके। अर्जुन उन्हें रूखेपन से जवाब देता है, मैं आप लोगों के समाज का हिस्सा नहीं हूं।
ना ही मुझे आचार्य विधा में कोई रुचि है। मैं आपका नेता नहीं बन सकता। बेहतर होगा कि आप स्वप्निल को लीडर बना दें। उसकी बात सुनकर सबके दिल में उसके लिए आदर और बढ़ जाता है। उसकी काबिलियत और हुनर उनसे ज्यादा होने के बावजूद उसमें कोई घमंड नहीं था। स्वप्निल भौचक्का सा अर्जुन के पास आता है और कहता है, मिस्टर अर्जुन, आपने जो जिम्मेदारी मुझे दी है उसे मैं पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। मैं हमारे गुट के सभी सदस्यों का अच्छे से ध्यान रखूंगा। मैं छोटे मामलों को खुद से सुलझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर आपकी सलाह जरूर लूंगा। इस समय तक वहां का माहौल शांत हो चुका था। तभी सक्षम अर्जुन के पास जाकर आदर से बोलता है, अर्जुन जी, आज आपने जो किया उसके लिए शुक्रिया छोटा शब्द है। मैं आपके इस आभार के लिए आपको 80 करोड़ रुपए देना चाहता हूं। पारितोष भी शर्मिंदा होते हुए अर्जुन के पास आता है और कहता है, हमें मुसीबत से बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज से मेरे सभी आदमी आपकी हर बात को मानेंगे। हम भी आपके हर आदेश मानेंगे। भीड़ में मौजूद लोग उन दोनों को अर्जुन को धन्यवाद देता देख पीछे नहीं रहना चाहते थे, इसलिए वो लोग भी चापलूसी करने लगे। कोई उन्हें डिनर पर आमंत्रित करता है तो कोई उन्हें नकद इनाम देने का वादा करता है। स्वप्निल कहता है, अवस्थी परिवार ने इस प्रतियोगिता को जीतने वाले सभी लोगों को कुल मिलाकर 150 करोड़ रुपए देने की बात कही थी। क्योंकि इस प्रतियोगिता को पूरी तरह से मिस्टर अर्जुन ने जीता है, इसलिए ये पूरी राशि उन्हें मिलनी चाहिए। दक्ष अभी भी जमीन पर घुटनों के बल बैठा था और उठने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मिस्टर अर्जुन, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की और एक दुष्ट इंसान का साथ दिया। मेरी वजह से आज यहां मौजूद सभी लोग मुसीबत में फंस गए थे। मैं अपनी गलती मानता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ कर देंगे। अर्जुन त्योरियां चढ़ाते हुए कहता है, दक्ष जी, आपकी तो विराज पर पूरा विश्वास था। दक्ष तुरंत अपनी गर्दन झुकाते हुए कहता है, मिस्टर अर्जुन, मैं अंधा हो गया था जो विराज की असलियत समझ नहीं पाया था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि असली मास्टर के सामने वो चींटी के बराबर था। मैं वादा करता हूं कि अब से मैं किसी पर आंखें मूंद कर भरोसा नहीं करूंगा। मैं कभी आपके विरोध में नहीं जाऊंगा। आपकी हर आज्ञा को मानूंगा और आपका पूरा आदर करूंगा। इतना कहने के बाद दक्ष अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, अर्जुन जी, ये साबित करने के लिए कि मैं कितना शर्मिंदा हूं, मैं आपको एक विला तोहफे के रूप में देना चाहता हूं। जैसे ही उस घर की मैं अपने कुछ नौकरों से सफाई करवा दूंगा, मैं उस विला की चाबियां आपको सौंप दूंगा। कृपया मेरे गिफ्ट को स्वीकार कर मुझे मेरे पापों के लिए माफ कर दीजिए। उसकी बात सुनकर अर्जुन सोच में पड़ जाता है। एक विला खरीदना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अपने दम पर वो विला नहीं खरीद सकता था, क्योंकि उसके लिए सिया को समझाना मुश्किल हो जाता कि उसके पास इतने पैसे कहां से आए। इसलिए अगर कोई खुद उसे विला दे रहा था तो वो मना कैसे कर सकता था। आखिर उसका परिवार अभी पुराने और खंडहर जैसे घर में रह रहा था। विला में उन्हें बेहतर माहौल मिलेगा। दक्ष भले ही घृणित आदमी था, उस समय ऐसा लग रहा था वो अपनी गलती सुधारना चाहता है। इसलिए अर्जुन हां में सिर हिलाते हुए कहता है, ठीक है, मैं आपका तोहफा स्वीकार करता हूं, लेकिन याद रखना, अगर ऐसा कुछ दोबारा भविष्य में हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अर्जुन के हामी भरने से दक्ष बहुत खुश होता है। वह आगे कभी ऐसी गलती नहीं करने का वादा भी करता है। इसके बाद अर्जुन नमन की तरफ देखता है, जो अभी भी स्तब्ध था। अर्जुन उससे रूखेपन से पूछता है, तो बताइए नमन जी, क्या आपको अभी भी यही लगता है कि मैंने श्रीकांत परिवार से पैसे ऐंठने के लिए झूठ बोला था? नमन कांपते हुए उसके कदमों पर गिर जाता है और बोलता है, मैं ऐसा सोचने की गुस्ताखी कैसे कर सकता हूं? मैं कुछ समय के लिए कंफ्यूज हो गया था, लेकिन तब भी मुझे आप पर पूरा भरोसा था। मुझे अब आपकी काबिलियत पर पूरा विश्वास है। प्लीज मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दीजिए। इतना कहने के बाद वो अमर की शर्ट का कॉलर पकड़कर उसे घसीटते हुए अर्जुन के पास लेकर आता है और चिल्लाता है, नालायक, माफी मांग। अमर घबराते हुए अर्जुन के पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मिस्टर अर्जुन, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा इरादा आपको डाउट करने या आपको मुसीबत में डालने का नहीं था।
मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। नमन गुस्से से उसके गालों पर एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ देता है, जिससे उसका गाल सूज जाता है। अमर इतनी मार खाने के बाद भी खौफ के कारण जमीन पर ही बैठा रहता है। उसे मार खाने का डर नहीं था, उसे डर था कि कहीं अर्जुन उस पर भी बिजली ना गिरा दे, जिससे उसकी मौत हो जाए। उस समय श्रुति भी अर्जुन को हैरानी से देख रही थी। पहले वो अर्जुन से बहुत गुस्सा थी, क्योंकि उसे भी अपने पापा और भाई की तरह लगा कि अर्जुन ने झूठ बोलकर उसके परिवार को ठगा है, इसीलिए वो उससे बदला लेना चाहती थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि सच में उसके पास इतनी अद्भुत शक्तियां थीं। उसे ये भी डर था कि अर्जुन गुस्से में आकर उसके भाई को कुछ कर ना दे, इसलिए वो भी जमीन पर गिरकर अर्जुन से विनती करती है, अर्जुन जी, मेरा भाई अभी बहुत छोटा और नासमझ है, आप बड़प्पन दिखाते हुए उसे माफ कर दीजिए। जब अर्जुन ने श्रीकांत परिवार के 3 सदस्यों को अपने पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाते देखा तो उसका दिल पिघल गया। वह उन्हें खड़े होने का इशारा करते हुए कहता है, क्योंकि तुम लोगों को अपनी गलती का पछतावा है, मैं तुम्हें इस बार माफ कर देता हूं, लेकिन अगली बार मुझसे माफी की उम्मीद मत करना। उसकी बात सुनकर वो लोग सिर झुकाकर उसको शुक्रिया करते हैं। वहीं एक तरफ खड़ी ऋचा के दिल में अजीब सी खलबली मची हुई थी। पहले उसे लगा कि भले ही अर्जुन को एंटीक का अच्छा ज्ञान हो, लेकिन वो बहुत साधारण परिवार से था, जिसमें कोई असाधारण पावर नहीं है। लेकिन उसे नहीं पता था कि अर्जुन ने अपनी असली ताकत सबसे छुपा रखी थी। आज उसने जो देखा था उससे वो हैरान थी। उसने ऐसा करिश्मा कभी नहीं देखा था। तभी अर्जुन कहता है, सभी लोग ध्यान से सुनिए। उसके बोलते ही सभी लोग शांत हो जाते हैं और ध्यान से उसकी बात सुनने लगते हैं। अर्जुन सबको देखते हुए कहता है, मैं चाहूंगा कि कोई भी आज यहां जो भी हुआ उसका जिक्र किसी से ना करे। मैं ये हम लोगों के बीच का सीक्रेट रखना चाहता हूं। अगर किसी ने इस बात को लीक किया तो उसका भी वही हाल होगा जो विराज का हुआ है। सभी लोग हैरान थे कि अर्जुन किसी को अपनी ताकत और शक्तियों के बारे में नहीं बताना चाहता था। वो बिल्कुल विराज जैसा नहीं था, जो जहां भी जाता था वहां सिर्फ अपनी पब्लिसिटी कराना चाहता था। एक एक कर सब उसके सामने हाथ जोड़कर बोलते हैं, हम सभी आपकी हर आज्ञा का पालन करेंगे। अर्जुन संतुष्ट हो जाता है और सबको वहां से जाने को कहता है। इसके बाद अर्जुन अवस्थी परिवार के मेंशन से बाहर निकल आता है। लोग उसे आश्चर्य से देख रहे थे। ऋचा उसे घर छोड़ने के लिए उसके साथ बाहर आती है। दोनों कार में बैठते हैं। कार ड्राइव करते समय ऋचा खुद को अर्जुन की तरफ देखने से रोक नहीं पाती। इस समय अर्जुन पहले की तरह साधारण इंसान लग रहा था। उसमें थोड़ी देर पहले वाली ताकतवर और अद्भुत पर्सनैलिटी कहीं नहीं झलक रही थी। ऋचा को उस समय अर्जुन पर थोड़ा शक हो रहा था। उस मीटिंग में अर्जुन एक स्ट्रॉन्ग और मिस्टीरियस पर्सनैलिटी वाला इंसान लग रहा था, लेकिन इस समय कार में बैठा हुआ वो एक आम लड़के जैसा दिखाई दे रहा था। इसीलिए ऋचा पूछने से खुद को रोक नहीं पाती, अर्जुन, क्या सच में तुम्हारे जादू की वजह से वहां आंधी बिजली पैदा हुई थी? अर्जुन उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देता है। तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं कहूं कि जो हुआ वो बस एक इत्तेफाक था, तो क्या तुम भरोसा कर लोगी? उसकी बात सुनकर ऋचा के आंखों के सामने वो दृश्य घूम जाता है जब अर्जुन के आकाश की तरफ हाथ बढ़ाते ही वहां आंधी बिजली पैदा हो गई थी। उस समय अर्जुन इतना अट्रैक्टिव और पावरफुल लग रहा था कि कोई भी लड़की उसे अपना दिल दे बैठती। उस दृश्य को याद आते ही ऋचा के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, लेकिन अगले ही पल वो अपने मन से इन ख्यालों को हटाने के लिए जोर से अपना सिर हिलाती है। वो सोचती है, दुनिया में इतने बड़े बड़े जादूगर और आचार्य हैं, लेकिन किसी में आंधी बिजली पैदा करने की शक्ति नहीं है। अगर सच में अर्जुन के पास ऐसी ताकत होती तो क्या वो सिंह हवेली छोड़कर एक साधारण घर में रह रहा होता? तो क्या जो हुआ वो सिर्फ इत्तेफाक था? ऋचा के मन में ये सवाल चल रहा था।